नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। राजनांदगांव स्थित स्पीकर हाउस में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जबलपुर एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग जन सहायक उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 252 दिव्यांगजनों को 73,53,000 रुपए की लागत के 326 निःशुल्क सहायक उपकरण का वितरण किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव जिला प्रदेश का पहला जिला है जहां 80% से कम दिव्यांगता वाले 100 हितग्राहियों को भी मोटराइज्ड ट्राइसिकल दी जा रही है। पहले यह सुविधा केवल 80% से अधिक दिव्यांगता वालों को मिलती थी। आज 113 को मोटराइज्ड और शेष 138 को अन्य ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी आदि आवश्यक उपकरण दिए जाएंगे। CSR और ADIP योजना के तहत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एवं एलिम्को के माध्यम से कुल 73.53 लाख रुपए के उपकरण वितरित हो रहे हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के साथ साथ एलिम्को के सहयोग से ये विकलांगजनों का एक समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो सहायक उपकरण वितरण का आयोजन है, ये अपने आप में अनूठा है। ये करीब करीब पूरे जिले में जाके लगातार शिविर लगा के विकलांगजनों से बात करके और उन्हें रजिस्ट्रेशन किए हैं। उस रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे जिले के डोंगरगांव हो, डोंगरगढ़ हो, चुरिया हो और राजनांदगांव, उसके अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांगजनों का चयन किया गया है। और चयन करने के बाद आज ये बड़ा कार्यक्रम, जिसमें 265 से ज्यादा लोगों को 75 लाख से ज्यादा का सहायक उपकरण देने का कार्यक्रम, राजनांदगांव में शायद इतना बड़ा आयोजन मोटरसाइकिल जो 113 है नहीं कभी हुआ, 100 तक हम लोग कर चुके थे। और ये बड़ा आयोजन है जिसमें एलिम्को कंपनी ने और AIC का मदद इसमें मिला है। जिला प्रशासन में कलेक्टर, SP और जिला पंचायत की CO और महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग के हमारे अधिकारियों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। बहुत ही सेंसिटिव संजीव ये काम रहता है दिव्यांगजनों के लिए काम करना। और CRC बनने के बाद निश्चित रूप से इसमें और गति आई है। महापौर जी हैं, सांसद महोदय हैं, हमारे सभी वरिष्ठ साथी यहाँ मौजूद हैं। ये कार्यक्रम और 3-4 महीने के अंदर अंतराल में बारिश के बाद हम बड़ा एक शिविर और करेंगे। इसी प्रकार इससे ज़्यादा लोगों को जो बच गए हैं, जो छूट गए हैं, जो आज आ गए थे मगर इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, उनके भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको भी मदद करेंगे। ये आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं 40% वाले को भी। जी, आज एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, आलिम्को और समाज कल्याण के एक संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम को होने के पहले हम लोगों ने मार्च महीने में बृहद परीक्षण और चिन्हांकन शिविर लगाए थे। उस शिविर में किस व्यक्ति को किस उपकरण की आवश्यकता है, ये हमने पहले ही सॉर्ट आउट कर लिया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 252 हितग्राहियों को आज यहाँ पर सहायक उपकरणों का वितरण हुआ है। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य विशेष बिंदु ये था कि हमने 40% भी यदि दिव्यांग है तो उसको भी हमने मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की है। शासकीय योजनाओं के तहत 80% यदि कोई दिव्यांग है उसी को मोटराइज्ड साइकिल दिया जाता है। यह अपने आप में पूरे राज्य में पहला ऐसा कार्यक्रम है। और निश्चित तौर पे हमारे जो दिव्यांगजन हैं जिनको आज ये उपकरण मिले हैं, उनको एक पंख मिले जैसा हो जाएगा और स्वावलंबन की दिशा में निश्चित तौर पे वो लोग आगे बढ़ेंगे। ये आज से 3 महीने पहले सभी दिव्यांग 4 ब्लॉक में पंजीयन का आकलन शिविर लगा था, जिसमें पहली बार इतना भव्य तरीके से और इतने ज़्यादा लोगों को अपने नांदगांव जिले में उपकरण वितरण किया गया। और दूसरा खास बात यह है कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको 80% विकलांगता होता तभी उनको मोटरसाइज बैटरी वाला ट्राइसिकल दिया जाता था। लेकिन आज के डेट में ये है कि CSR योजना और हमारे रमन सिंह जी के थ्रू जो 40% विकलांग है या 40% से थोड़ा भी ज़्यादा विकलांग है, उनको भी बैटरी चलित ट्राइसिकल दिया गया है, जिससे वो कहीं भी आने जाना करना चाहे तो वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक चलता है। दंतेवाड़ा जिले के सुदूर ग्राम पंचायत चेरपाल में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाले चेरपाल में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं, सुझाव और मांगे सुनी। उन्होंने अधिकारियों को आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री एवं लाभों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन तिहार के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार को जनहित में महत्वपूर्ण और सफल अभियान बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। आज चेरपाल इस पावन भूमि में सुशासन तिहार 2026 के तहत समाधान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के 5 पंचायत के लोग एकत्र हुए हैं और इसमें इलाके कलेक्टर ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस समय में जो भी विकास के काम हुए हैं और इस सुशासन तिहार का उद्देश्य है कि हम लोग जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं के माध्यम से मोदी की गारंटी का काम कहां तक मतलब पूरा हुआ है, ये सबको जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, वहाँ समय पर राशन पहुंच रहा है कि नहीं, पीने की पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली पहुंच रही है कि नहीं, सारा चीज जानने के लिए ये सुशासन तिहार का आयोजन किए हैं। और मेरा मुख्यमंत्री के नाते ये शायद 33वां जिला होगा दंतेवाड़ा, जहां हम आए हैं और हमारे मंत्रीगण भी जा रहे हैं, सांसद विधायकगण भी जा रहे हैं, अधिकारी भी शिविर लगाकर वहाँ सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं और कई काम लोगों के तत्काल में निपट भी रहे हैं। आज यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बहुत लोगों को मिल रहा है, ड्राइविंग का लर्निंग लाइसेंस मिल रहा है, किसी का आयुष्मान राशन कार्ड नहीं बना है तो वो बन रहा है। इस तरह की कई समस्याओं का त्वरित यहाँ पर समाधान भी हो रहा है। और हम अचानक भी कहीं किसी गांव में उतरते हैं और वहाँ पेड़ के नीचे गन चौपाल लगाकर उनसे सीधे वार्तालाप करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वातावरण बहुत अच्छा है। समय पर लोगों के यहाँ राशन भी पहुँच रहा है, पीने की पानी की व्यवस्था भी हो रही है। अब और माननीय प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन 2.0 का शुभारंभ किए हैं, तो बाकी जो अधूरे इस तरह की योजनाएं हैं उसको भी हम लोग पूरा कर पाने में सफल हो पाएंगे। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने प्रदेश की लोक कला और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026 के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य लोक कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान कर उनकी कला को नई पहचान दिलाना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत पात्र कलाकारों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। संस्कृति विभाग का मानना है कि इससे लोक कलाकारों की आजीविका मजबूत होगी और प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य तथा अन्य सांस्कृतिक विधाओं को संरक्षण मिलेगा। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने हॉर्नबिल टीवी से चर्चा में कहा कि राज्य सरकार लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यह योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल है। अभी देखिए, हमने पेंशन की भी स्वीकृति की है। कलाकारों को जो काम मिलता था उसके पेमेंट का बहुत सहूलियत हमने किया। पिछले कई सालों से शिकायतें आप लोग सुनते थे, लेकिन हमने लगातार कोशिश किया है कि रेगुलर हो और अभी हम उस प्रयास में काफी हद तक सफल हुए हैं। अब आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि उनको पेंशन का भी है, कुछ इनको कई ऐसी स्कीमें बनी हैं कि इनको इलाज के लिए, भत्ता के लिए ऐसी। बिलासपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित जनदर्शन में राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों का अंबार देखने को मिला। सरकार और प्रशासन जहां सुशासन तिहार एवं राजस्व पखवाड़े के माध्यम से लंबित मामलों के
त्वरित निराकरण के दावे कर रहे हैं, वहीं जनदर्शन में पहुंचे किसानों और आम नागरिकों ने इन दावों की हकीकत सामने रखी। सबसे अधिक शिकायतें सीमांकन, नामांतरण और जमीन विवाद से संबंधित रहीं। सीपत तहसील के ग्राम तेंदुआ मोड़पार से पहुंचे किसानों इंद्रजीत सिंह खुसरो, गजनंदन सिंह, जगत राम और भगत राम खुसरो ने आरोप लगाया कि तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बावजूद 1 वर्ष से अधिक समय से उनकी जमीन का सीमांकन नहीं किया गया है। वहीं मोपका निवासी निकेश द्विवेदी ने बताया कि सीमांकन और पंचनामा पूरा होने के बाद भी आरआई ने रिपोर्ट तहसील कार्यालय में जमा नहीं की। इन शिकायतों ने राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली और राजस्व पखवाड़े के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 1961 फीट जमीन है। आरआई मैडम द्वारा, तिर्की मैडम द्वारा सीमांकन भी कर दिया गया है, लेकिन आज तक तहसील में वो रिपोर्ट को नहीं भेजा गया है। कितने महीने से घूम रहे हैं? कम से कम 6 महीना हो गया है। क्या बोलते हैं जब रिपोर्ट के बारे में बोलते हैं? जाता हूँ मैं तो बोलते हैं कि भेज देंगे और अभी तक भेजा नहीं गया है उनके द्वारा। हमारे 2 साल हो गए सीमांकन करे पर नहीं करा थे। कहाँ का मामला है? ये है तेंदुआ मुड़पार, कौन सा आई है? हल्का नंबर 15, तहसील कौन सा? मस्तूरी। तो कहाँ पर नहीं होती सीमांकन? तो काबिज में नहीं कहे थे भाई। अरे वो सीमांकन वाला है 2 साल हो गए भैया करत। पटवारी है आदेशों पागे है अभी वहाँ ले, तब हो नहीं करत है। कहाँ आदेश देंगे? वो हाँ तहसील ले। कितने दिन होगा आदेश में? 8-10 दिन हो गए। तो क्या बोलते हैं? वो कल परसों ओकर को नोटिस आए वो आहे इसे की के बोलते है और हम मतलब घुमा थे। कितने कन जमीन है? वह 58 डिस में। क्या नाम है वो पटवारी और तहसीलदार के? सोनवानी लिखते का सोनवानी है, पटवारी है सोनवानी। क्या चाहते? राम खिलावन सोनवानी। क्या चाहते? हमार जमीन नाप के बता दे हम सीमांकन करत हन ऐसे। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती और पेयजल संकट से परेशान सेवार और कड़ार गांव के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने तिफरा स्थित बिजली विभाग कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और जल्द समाधान की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 6 महीनों से बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। केबल जलने के बाद बार बार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, लेकिन विभाग स्थायी समाधान नहीं कर पा रहा है। भीषण गर्मी में बिजली नहीं रहने से मोटर पंप और बोरवेल बंद पड़े हैं, जिससे पेयजल संकट गहरा गया है। बच्चों की पढ़ाई, किसानों का कामकाज और दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मांग उठाने के कुछ घंटों के भीतर नया ट्रांसफार्मर भेज दिया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि स्थायी समाधान नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, हमने सुशासन त्योहार की भी पोल खोली। पिछले 1 महीने से जो सुशासन त्योहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रहा है, उसमें लोगों ने जैसे 11 मई को आवेदन लगाया कि ट्रांसफार्मर फेल है, केबल जल गए हैं, और 11 मई से आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। अब जब पोल खुली गई है उस सुशासन त्योहार के बाद, तो फिर आज ग्रामीण लोग मेरे पास आए कि भैया अभी आपने सही कहा, अभी तक हमारा निराकरण नहीं हुआ। तो आज मैं फिर बिजली ऑफिस गया, और बिजली ऑफिस गए तो ये अच्छी बात है। कुछ दिन के बाद थोड़ा सा माहौल बदला। आज तत्काल हमारे दबाव पर तत्काल 2 जगह का ट्रांसफार्मर बदला गया, केबल भेजा गया, और 1 हफ्ते में सारे ट्रांसफार्मर बदलने की जहाँ की मैंने मांग की अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की, उसको 1 हफ्ते का समय मांगा है बिजली विभाग में हमारे आदरणीय अम्बस जी जो है। तो अगर 1 हफ्ते में नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन करेंगे। लोगों के बीच में आंदोलन करना पड़ेगा। अभी प्रदेश में हाहाकार है, खाद मिल नहीं रहा है, बीज मिल नहीं रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, बिजली पानी की समस्या है। इन सब समस्याओं को लेकर सड़क पर लोगों के साथ लड़ना तो पड़ेगा। सर, शहर के किस तरह से देखते हैं समस्या का, किस तरह से निराकरण? देखिए, जो बिजली से संबंधित शिकायतें हैं उसमें मुख्य रूप से जो शिकायतें की जगह हम ये बोले कि मांग आ रही है। कई जगह पे ट्रांसफार्मरों की मांग है, या कई जगह पे जो हमारे केबल लगे हुए हैं उनको नया लगाने की भी मांग है। तो उस पर वरीयता अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अभी बिलासपुर जिले में जो स्वीकृत ट्रांसफार्मर थे वो हमको करीब 452 लगाने थे, उसमें से 225 के आसपास लगे हैं। तो अभी 200 जो ट्रांसफार्मर लगाए जाने हैं वो वरीयता अनुसार लगाए जा रहे हैं। जो भी फील्ड से मांग आती है या जहां हमारे फील्ड अधिकारी समस्या बताते हैं उसमें अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। तो इसी पे विचार करते हुए तकनीकी रूप से आवश्यक होने पर इन जगहों पर भी ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है।
जिले में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। किसानों की शिकायतों के बाद कृषि विभाग के उप संचालक राकेश कुमार शर्मा स्वयं किसान बनकर जिला मुख्यालय स्थित नानक चंद नंद किशोर कृषि केंद्र पहुंचे। यहां संचालक ने शासन द्वारा निर्धारित 266.50 रुपए की यूरिया खाद को 850 रुपए प्रति बोरी की दर से बिना बिल दिए बेच दिया। शिकायत की पुष्टि होते ही कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की और 1400 से अधिक बोरी यूरिया, डीएपी व अन्य खाद जब्त कर दुकान को सील कर दिया। उप संचालक ने बताया कि किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद कुछ व्यापारी अधिक कीमत वसूल रहे हैं। विभाग ऐसे मामलों पर सख्त कार्यवाही कर रहा है। इसी कार्यवाही के बाद जिले में खाद की कालाबाजारी करने वाले कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आज सुबह में शिकायत मिली थी कि जांजगीर में, लोकल जांजगीर में नानक चंद कृषि केंद्र के यहाँ ये यूरिया का भंडारण तो है, पर इनके द्वारा शासकीय रेट जो 266.50 प्रति बोरी का दर है, उसके अपेक्षा किसानों को 850-900 रुपए में प्रति बोरी बेचा जा रहा है, जो कि ओवर रेटिंग है। और शासन ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में कहीं कोई कालाबाजारी उर्वरकों का ना हो, साथ में कहीं पर भी उर्वरकों के अनियमितता के रूप में यूरिया या कोई भी उर्वरक को अधिक रेट में किसानों भाइयों को न दिया जाए। इसकी व्यवस्था के लिए सभी कृषि विभाग के सभी अमलों को हमने लगाया हुआ है। चूंकि सुबह मुझे शिकायत मिली थी तो मैं सुशासन तिहार से आते ही तत्काल उस किसान भाई को बुलवाया था और मैं स्वयं उनके साला के रूप में एक किसान बन के संबंधित नानक चंद कृषि केंद्र में आया था। और जब हमने उनसे किसान के रूप में गाँव वाले के भाषा में बात किया तो उन्होंने मुझे आधार कार्ड लिया हमारे जीएच जी का, जो कि एक किसान है, और उनका आधार कार्ड लेने के बाद उसमें जो पॉस में है आधार कार्ड नंबर डालने से 3 बोरी का 266.50 के हिसाब से 798 रुपए के कुछ करीब आया था। बट जब हमने उनसे बिल मांगा तो बोले बिल नहीं मिल पाएगा, और हमसे नगद में उन्होंने 2550 रुपए लिया, जो कि एक बोरी का 850 रुपए होता है। तो उस पश्चात हम गाड़ी बुला रहे हैं बोल के उनके गोदाम में आए, और गोदाम में हमने गोदाम खुलवाने के बाद 3 बोरी यूरिया जो है उसमें 1 बोरी यूरिया को छोड़ के 2 बोरी यूरिया को बाइक में ले जाने के लिए बाहर में रखा, और तत्काल ही अपने उर्वरक निरीक्षकों को और हमने मीडिया के अपने साथियों को इसकी तत्काल सूचना दी कि आप यहाँ पर आ जाएं, और इनके द्वारा ऐसा अनियमितता पाया गया है और उर्वरक यूरिया को जो है अधिक रेट पे 266 की जगह 850 रुपए में बेचा पाया जाना जो है किसान का शिकायत सही पाया गया है, और तत्काल कार्रवाई करते हैं। इनका जो 2 गोदाम है, एक गोदाम ये है और एक गोदाम पीछे भी है, इसमें जितने भी उर्वरक भरे हुए हैं सभी उर्वरकों को हम तत्काल प्रभाव से सील कर रहे हैं, और साथ ही साथ आज ही इनका उर्वरक विक्रय का लाइसेंस भी कैंसिल कर। चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र के ग्राम बिरगहनी में कोल वॉशरियों के बढ़ते विस्तार को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोल वॉशरियों से निकलने वाली धूल और प्रदूषण के कारण खेती किसानी प्रभावित हो रही है। खेत बंजर होते जा रहे हैं और लोगों में दमा, खांसी और श्वास संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि जन सुनवाई के दौरान रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क और पर्यावरण संरक्षण के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन अधिकांश वादे कागजों तक सीमित रह जाते हैं। इसी बीच हिंद कोल वॉशरी द्वारा अपनी क्षमता 96 MTPA से बढ़ाकर 220 MTPA करने के प्रस्ताव पर जन सुनवाई आयोजित की गई है। इसे लेकर क्षेत्र में बहस तेज है और ग्रामीणों का एक वर्ग परियोजना विस्तार का विरोध कर रहा है। ओला नहीं खुलना चाहिए, या तो फिर युवा मतलब रोजगार देना चाहिए, है ना। अपन ला अभी देखा देना हकर पूरा धूल धक्कड़ खात हन, 1 रुपया फायदा नहीं हुआ मन ला। पूरा धूल धक्कड़ इतना बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा नहाकर थे, लड़का बने दे कोई मतलब के नहीं है। पानी डाली तो आधा अधूरा पानी डालते, थोड़ा सा डाल ही दे तो भाग दिए दे, आधा रोड में डालते दीजिए कहते दे हमारे पीछे में पूरा बस्ती वहाँ तक रोड तक नहीं जावा है। अब वापस चल देते कोनो टाइम आते। अभी तक कुछ मिले हैं? अभी तक तो कुछ नहीं मिले है। अब सरपंच उन तो कर प्रधान एक पचरी लिखाए हो जाएगा अपन एक सिंगरी तालाब है वहाँ, और ये स्ट्रीट लाइट लगवाए है अभी ये दे, बाकी तो फायदा है हमन के नज़र नहीं आते। कब लगाई स्ट्रीट लाइट? एक 8 महीना पहले। वो खराब हो गई होगी। हाँ 25 मेगावाट के पावर प्लांट खुला थे, का तुम्हाला जानकारी दे? जानकारी नहीं है, सरपंच जानकारी दे? जानकारी कोई ले नहीं दे है, अभी हाँ को नहीं पड़े गाँव में।
क्या कहना चाहत आप ओकर अब का है खुली तब लइका मन आखिर बेरोजगार घूमत है, वो मतलब रोजगार मिलना चाहिए। अतेक अतेक हम धूल धूप कर खात हन, हमन के कोई मतलब नहीं निकलत है। 8 लाख 10 लाख 20 लाख के घर बनाए ते कर है, एक से एक पॉलिश लगात हन, लेकिन का काम के 4 दिन में खराब हो जाते। अब क्या कहना चाहत खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलना नहीं चाहिए इसमें ये सब चीज। जब रोजगार नहीं मिली तो बेरोजगार मन ला विरोध कर काम मिलत है, हमन कुछ नहीं मिलत है धूल के सिवाय। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बहुचर्चित कोटमी कला सराफा व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 26 मई 2026 को साप्ताहिक हाट बाजार में सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी की गोली मारकर हत्या कर सोना चांदी से भरा बैग लूट लिया गया था। मामले की जांच के लिए गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, साइबर विश्लेषण और मुखबिरों की मदद से मुख्य आरोपी खुशी राम साहू को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपने भतीजे राजा राम साहू और अन्य साथियों के साथ वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, लूटे गए आभूषण और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस मामले में खुशी राम साहू, राजा राम साहू और गया प्रसाद रजक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। एकत्रित हुए हैं कि 26 मई 2026 को जो कोटमी गांव के साप्ताहिक बाजार में जो घटना हुई थी, जिसमें हमारे एक व्यापारी श्री प्रदीप सोनी, उनके दुकान बंद करते समय उनसे जो सामान का लूट हुआ था और उसकी उनके साथ जो छीना जब्ती के माहौल में जब उन्होंने उनसे फाइट करी तो उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उस घटना के संबंध में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। हमने अपने ह्यूमन टैलेंट इसके माध्यम से हमने जानकारी एकत्रित की और यह ज्ञात हुआ कि पास के गांव देवरी खुर्द, वहाँ के एक व्यक्ति हैं, आरोपी हैं, उनका नाम अभी आपको बताएंगे। उनके यहाँ पर आकर ये घटना की प्लानिंग हुई थी और एक व्यक्ति है जो जिला बिलासपुर के थाना सीपत के अंतर्गत बिटकोला वहाँ का एक व्यक्ति था जो कि विकलांग भी है। उनके यहाँ पर बाहर के हमारे पड़ोसी राज्य के कुछ व्यक्तियों द्वारा आकर पूरी प्लानिंग की गई थी। उनके द्वारा चिन्हित करके जगह बताई गई थी कि क्योंकि वो झाड़ फूक का काम भी करते हैं, तो ये जो ग्राम देवरी खुर्द है, इनके एक व्यक्ति, इनका नाम है गया प्रसाद रजक, इनके यहाँ पर वो झाड़ फूक का काम करने आते हैं। तो उनके द्वारा प्लान किया गया कि आरोपियों द्वारा जो जिनके द्वारा घटना घटित की गई, उनके साथ मिलकर ये प्लान किया गया कि ऐसी जगह पर हम घटना करेंगे यहाँ पे हम जंगल में छुप सकें, क्योंकि नॉर्मली पुलिस के द्वारा तत्काल नाकाबंदी की जाती है। तो साप्ताहिक बाजार में वो लोग आए, जो हमारे आरोपी हैं दोनों, जिनको भी हमने गिरफ्तार किया है 3 लोग, उनमें से 2 लोग उनके साथ यहाँ पर आए। उनको बाजार का मुआयना भी कराया। फिर उसके बाद उन 3 लोगों ने घटना घटित करी और फिर उसमें से 2 लोग अलग हुए और ये 2 व्यक्ति और इनके साथ एक जो गोली चलाने वाले थे उनमें से एक व्यक्ति, ये तीनों ग्राम देवरी खुर्द गए और वो 2 व्यक्ति अंदर उसी गांव के आसपास एक जंगल में छुप गए थे। तो सुबह जब उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया, रात भर उनसे नहीं हो पाया, तो सुबह जब कांटेक्ट हुआ तो वो लोग उनको लेके देवरी खुर्द आए। वहाँ पर उन्होंने सामान का बंटवारा किया और फिर उसके बाद वो लोग अपने पड़ोसी राज्य जो है झारखंड, उस तरफ चले गए। तो पुलिस के जो ह्यूमन टैलेंट के माध्यम से, टावर लोकेशन, सीसीटीवी कैमरा ने, उसके माध्यम से अभी हमें फिलहाल जो लोकल सपोर्ट है, उनके जो लोकल लोगों ने पूरा प्लान किया था, उसमें हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तो इसकी उसमें बरामदगी, जैसे आप सब लोगों ने देखा कि इसमें घटना में उपयोग हुआ 1 नग देसी कट्टा और 2 नग जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ जो उन्होंने लूट की हुई ज्वेलरी थी वो बरामद हुई है और आरोपियों के मोबाइल जो घटना में उपयोग किए गए थे बातचीत करने के लिए, उनको बरामद किया गया है। और 3 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम जैसा मैंने पहले बताया, खुशीराम साहू,
ये जिला बिलासपुर के थाना सीपत के अंतर्गत ग्राम बिटकुला के हैं। उन्हीं का ही भतीजा राजाराम साहू और जो ज्ञान प्रसाद गजक जो यहाँ पर देवरीपुर गुलाम है, तो इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और जो आरोपी जिन्होंने घटना गोली चलाई थी उनके बारे में और जानकारी के लिए हमारा अभियान चल रहा है। पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है शीघ्र ही हम उनको भी गिरफ्तार करने में सफल होंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।